नमस्ते छात्र मित्रों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी जो पहली कविता है नवनिर्माण, इस कविता का अध्ययन करेंगे। पिछली तासिका में हमने आदर्श बदला पाठ क्रमांक 4 इस पाठ को देखा था। उसका स्वाध्याय आपको पूरा करना है, वह आप पूरा कीजिएगा। आज हम यह जो कविता है नवनिर्माण, इस कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि जो है त्रिलोचन, इन कवि का सबसे पहले हम परिचय करेंगे। परिचय आपके सामने रखूँगा, आपको ध्यान से सुनना है। परिचय होने के बाद कविता की 2 पंक्तियों का अर्थ भी हम आपके सामने रखेंगे। तो देखिए, त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में, मतलब उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। कटघरा चिरानी पट्टी यह इनके गांव का नाम है। इनका वास्तविक नाम, मतलब असल नाम जो है वह है वासुदेव सिंह। सबसे पहले कुछ कवि देखिए अपना नाम बदलकर कविता लेखन करते थे, मतलब कविता के लिए या कविता लिखने के लिए। इन्होंने बहुत सारे कवि ऐसे होते हैं कि जो नाम बदलते हैं, तो इन्होंने भी अपना नाम बदलकर कविताएं लिखी हैं। हिंदी के अतिरिक्त हिंदी भाषा तो इन्हें पूरी तरह से अवगत थी ही, उसके साथ साथ अरबी और फारसी, यह जो 2 भाषाएं हैं, इन भाषाओं का भी अध्ययन इन्होंने किया हुआ है। निष्णात मतलब यहाँ पर तरवेश, मतलब ये 2 भाषा उन्हें पूरी तरह से अच्छी तरह से अवगत थी। पत्रकारिता भी इन्होंने की हुई है, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपने हाथ चलाए हुए हैं। अभी भी वे जब तक वे जीवित थे तब तक उन्होंने कार्य किया। काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का अर्थ क्या है कि अलग अलग तरीके से इन्होंने कविताएं लिखी, एक ही तरीके से इन्होंने अपनी कविताओं को लेखन नहीं किया। और नवसृजन, और कविता में नया नया लाने की कोशिश, अलग तरीके से कविता लिखने की कोशिश की है और उन्होंने सही तरीके से कविताएं भी लिखी हैं। इनका साहित्य ग्राम समाज के उस वर्ग को, सबसे पहले इन्होंने भारत में जो ग्राम समाज है, ग्रामीण समाज, शहरों का वर्णन इनकी कविताओं में ज़्यादातर नहीं मिलेगा। इनकी कविताओं में ज़्यादातर ग्रामीण जीवन, जो गांव का जीवन है, उसको वर्णित किया है। और उसमें से भी जो समाज का पिछड़ा वर्ग जो है, वर्षों से दबा कुचला यानी पिछड़ा हुआ, मतलब जो विकासशील है, अभी विकास हो रहा है, जिसे मागास कहते हैं, तो ऐसे समाज का चित्रण इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा, अपने साहित्य द्वारा करने का प्रयास किया हुआ है। इनकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्रीत है, मतलब यहाँ पर सहज सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा। और कविताओं में इन्होंने ज़्यादा क्या किया है, मुहावरों की भाषा का इस्तेमाल किया हुआ है। मुहावरों की भाषा का उपयोग अपनी कविताओं में इन्होंने किया हुआ है। और यह इस्तेमाल करने की वजह से क्या हुआ है, इनका जो साहित्य है वो पूरी तरह से जीवंत लगने लगता है, पढ़ने जैसा लगता है। इनका निधन 2007 में हुआ है, मतलब अब ये जीवित नहीं हैं। प्रमुख कृतियाँ, मतलब इस साहित्य या नव निर्माण साहित्यिक जो त्रिलोचन है, इन्होंने साहित्य कौन सा लिखी है। देखिए, कुछ नाम दिए जाते हैं, सब नाम यहाँ पर नहीं दिए जाते, उसको सिर्फ पढ़ूंगा। धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, कविता संग्रह है। देश काल कहानी संग्रह, दैनंदिनी डायरी, ये क्या है, इनकी डायरी है। यहाँ पर विधा परिचय, अब ये जो विधा है आपके सामने रखी गई, तो वह देखिए सबसे पहले क्या होता है, चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। मतलब जो इनकी कविता है, इनकी कविता में 4 पंक्तियाँ एक छंद में होती हैं, एक पद्यांश में। आगे कविता पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, मतलब 4 पंक्तियाँ आपको दिखाई देंगी। यह चौपाई की तरह होता है, चौपाई भी एक कविता का प्रकार है, उसकी तरह ही इनकी क्या होती हैं, इन कविताओं को कहा जाता है। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 पंक्तियाँ। चरण का अर्थ है पंक्तियाँ, 1 2 3 4 के अलावा एक भी ज़्यादा पंक्ति आपके सामने नहीं दिखाई देगी। उदाहरण के तौर पर देखिए, आगे आपको पता चलेगा, पहले जो तुमने विश्वास दिया है, यहाँ से आकाश दिया है, यहाँ मुझको, यहाँ तक देखिए आपको पता चलेगा कि 4 ही पंक्तियाँ आपको दिखाई देंगी।
यहाँ पर तुमने, मन का, मैं, इसे, तुमने, यह जो 4 पंक्तियाँ एक चरण में या एक पद्यांश में होती हैं, इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में, मतलब पहले, दूसरे और चौथे पंक्ति में क्या होता है, तुकबंदी। तुकबंदी यानी यमक। यहाँ पर यमक का अर्थ है एक ही शब्द 3 बार आपको दिखाई देगा। अब देखिए इन 3 पंक्तियों में, पहली पंक्ति में भी मुझको है, दूसरी पंक्ति में भी मुझको है और चौथी पंक्ति में मुझको, मतलब 3 पंक्तियों में एक जैसे शब्द आखिर में आपको दिखाई देंगे। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है, मतलब उसमें कुछ न कुछ हमें आपके सामने रखने का प्रयास दिया जाता है, किया जाता है। अब प्रस्तुत चतुष्पदियों में देखिए, प्रस्तुत चतुष्पदी में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अब देखें एक एक पाठ परिचय का थोड़े के शब्दों में, कम शब्दों में देखेंगे और उसके बाद कविता की ओर जाएंगे। प्रस्तुत चतुष्पदियों में, मतलब ये जो 4 पंक्तियों वाला काव्य है, उसमें देखिए कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। कवि ने आशावाद, अंग्रेजी में से आप पॉजिटिव थिंकिंग, कि कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, हमें हारना नहीं है, निराश नहीं होना है, हमें हमेशा आशावादी दृष्टिकोण रखना है। आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा, यह भावना हमारे जीवन में होनी चाहिए। यही बात को इस कविता के द्वारा कवि ने समझाने का प्रयास किया हुआ है। वर्तमान समय में आज का अगर युग का विचार करेंगे, आज के समाज का अगर विचार करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा। देखिए सामान्य मनुष्य, आम आदमी जिसे कहते हैं, अमीर लोगों को उतनी परेशानी नहीं होती। यहाँ पर जो आम इंसान है, गरीब या सर्वसाधारण 2 वक्त का खाना जो जुटा पाता है, तो इसे कहा जाता है आम इंसान। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए संघर्ष करना ज़रूरी हुआ है। हर चीज़ के लिए उसे प्रयत्न करने पड़ते हैं, आसानी से उसे चीज़ नहीं मिलती और इस वजह से कभी कभी वो निराश होता है। तो निराश नहीं होना है, हमें यह संघर्ष करते करते भी हमें आशावादी दृष्टिकोण रखना ही है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। इस कविता में कवि ने क्या किया है कि संघर्ष जो है उसे दूर करना है, दूर रखना है और अंधेरा दूर करके प्रकाश के लिए प्रयत्न करने हैं। जाएगा एक ना एक दिन यह संघर्ष आपका समाप्त होगा, यहाँ पर अंधेरा दूर होगा और आप जीवन में सफल हो ही रहेंगे। सिर्फ आपका आशावादी दृष्टिकोण उसके लिए ज़रूरी है। जीवन में व्याप्त अन्याय, कभी कभार अन्याय होता है, कभी कभी परेशानी होती है, फिर भी उसे हमें क्या करना है, उसका विरोध करना है। अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। अब ये जो सारी समस्याएं हैं, अत्याचार होगा, संघर्ष होगा, विषमता होगी, निर्बलता होगा, इस पर आपको क्या करना है, साहस और बल दोनों को एक साथ लाना होगा। दोनों को एक साथ आप रखेंगे तभी ये आसान होगा, तब तक ये आसान नहीं होगा, मुमकिन नहीं होगा। आने वाली हैं समस्याएं, आने वाली हैं परेशानियां, लेकिन इससे भी आपको सामना करना है साहस और बल के साथ, और यही आशावादी दृष्टिकोण आपको रखना है। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। न्याय प्राप्त करना है, कोई अन्याय कर रहा है, आपको न्याय नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको प्रयत्न करने हैं और उसके लिए किसका उपयोग करना ज़रूरी है, बल का प्रयोग, ताकत का प्रयोग आपको करना बहुत ज़रूरी होगा, आवश्यक होगा और समाज के उत्थान के लिए। और ये किसके लिए आवश्यक है, समाज का उत्थान। उत्थान का अर्थ यहाँ पर प्रगति, समाज को श्रेष्ठ लाना है, समाज को प्रगत करना है, तो आपको बल का प्रयोग करके समाज को न्याय दिलाना ही होगा। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं और यह भी सत्य है। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, संघर्ष करते करते समाज का कल्याण कैसे हो, समाज का लाभ कैसे हो, समाज यहाँ पर उत्थान कैसे कर पाएगा, इसके बारे में भी सोचना है, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है। कवि का मानना है कि समाज में समानता, कवि कहते हैं कि समाज में क्या ज़रूरी है, समानता, हर इंसान समान है, स्वतंत्र है, स्वतंत्रता, स्वतंत्र, वह अपनी मर्जी से काम कर सके तथा मानवता को स्थापित करे, तथा मानवता एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे की सहायता करे, और इसके लिए ही हमें क्या करना है, प्रयत्न करने हैं। स्थापित करना हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अगर यह नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको इस कविता का कोई उपयोग नहीं है। तो जीवन में आपको संघर्ष करते करते भी क्या करना है, यहाँ पर विचार करना ज़रूरी है।
यहाँ पर आशावादी दृष्टिकोण रखना ज़रूरी है। यही बात इस कविता में कवि ने अपने कविता द्वारा कहने का प्रयत्न किया हुआ है। प्रत्यक्ष कविता का अभ्यास हम अगले तासिका में यहाँ पर आपके सामने करेंगे। धन्यवाद।